हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचायत सचिव स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस, जिसके अंतर्गत आपकी 4 क्लास अवेलेबल होंगी। जिसमें हमने बीपीओ से संबंधित जो कि आपका सिलेबस है, टॉप 500 क्वेश्चंस को मेंशन किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप पंचायत स्पेशल और उत्तर प्रदेश स्पेशल का रिवीजन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपकी चैनल पर क्लासेस अवेलेबल है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्राथमिक यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? एबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर या फिर प्रोसेसर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया प्रारंभिक यांत्रिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, एनालिटिकल इंजन। इनके द्वारा बनाया हुआ कंप्यूटर को हम कहते हैं एनालिटिकल इंजन। ये ही आपका दुनिया में सबसे पहला एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को द फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ऐसी कंप्यूटर प्रणालियों जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा उत्तर की एक ही स्मृति इकाई में संग्रहित करती हैं, किस संरचना पर आधारित होती हैं? हार्वर्ड, बेबेज, न्यूथ, बॉन न्यूमैन। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया है कि एक ही स्मृति इकाई में संग्रहित करने की क्षमता और स्ट्रक्चर यानी जो संरचना है उस पर आधारित होती है बिना किसी विभेद के। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, बॉन न्यूमैन। भारत में प्रथम कंप्यूटर का स्थापित कहाँ किया गया था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, कम्युनिकेशनल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे या इंडियन रेलवे न्यू दिल्ली। ध्यान से क्वेश्चन समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश स्पेशल में एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपके 15 मार्क्स का आपका ओनली कंप्यूटर ही आने वाला है। तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। यहाँ पर कब स्थापित किया गया था? तो ये 1955 में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब या फिर ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया है कि आपके प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, वैक्यूम ट्यूब पर। जबकि आपके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक एक करके सभी जनरेशन को देख लीजिए जिससे कि आपको चीज़ें लर्न रहें। कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर किस पर आधारित हैं। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर आधारित थे वो वैक्यूम ट्यूब पर थे, जबकि सेकंड जो पीढ़ी होती है जिसे हम सेकंड जनरेशन कहते हैं वो आपके ट्रांजिस्टर पर हैं। और जो थर्ड जनरेशन है वो आपके आईसी पर है, इंटीग्रेटेड सर्किट। जबकि आपके फोर्थ जनरेशन के हैं वो वीएलएसआई पर हैं, वेरी लार्ज स्पेस इंटीग्रेशन। एंड फिफ्थ हैं आपके एआई पर, एआई या फिर मैं कहूँ स्मार्ट पर। जो भी आपके अभी एआई या गूगल असिस्टेंट हैं वो सभी आपके फिफ्थ जनरेशन में कंसीडर किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है? आपके वैक्यूम ट्यूब पर। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेटर किस कार्य पद्धति पर कार्य करता है। आपसे पूछा गया है कि सिस्टम यूनिट क्या होगी इसकी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, जो आपका कैलकुलेटर होता है डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करता है। जबकि आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग पर कार्य करते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो हाइब्रिड पर कार्य करते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों पर ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, कैलकुलेटर किस पर आधारित है? आपका डिजिटल कंप्यूटर पर। PCXT का पूर्ण रूप क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी या फिर पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आप स्पेस कर लेना PC.XT, क्योंकि पूर्ण रूप यानी जो आपकी फुल फॉर्म है उससे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं। जितनी भी आपकी इसमें
पहली क्लास में फुल फॉर्म आएंगी, आप उन्हें साथ ही साथ में लिखते जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही आंसर होगा, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया गया है और असेंबल किया गया है। इनमें से कौन सा है? परम, शक्ति, टाइटन या फिर विज्ञान। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि भारत के सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी आप शॉर्ट फॉर्म लर्न कर लेना, इसको सीडेक कहते हैं। ये सीडेक कहाँ पर है भारत में? तो ये आपका पुणे में है। इसके द्वारा बनाया गया या फिर असेंबल किया गया सुपर कंप्यूटर, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। परम जो कैटेगरी है, श्रृंखला है, उस पर बनाए गए हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो है आपका परम 10,000। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। सॉरी, यहाँ पर आप चेंज कर लेना, ये आपका 10,000 नहीं है, 8,000 है। परम 8,000 आपके भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर को असेंबल और बनाया किसने है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि आपके पुणे में स्थित है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया है। नाल बेंगलुरु, सीडेक पुणे, वार्क मुंबई या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भारत का पहला बना हुआ सुपर कंप्यूटर जो बेस्ड है आपके किस पर? फ्लो सॉल्वर पर बेस्ड है। किसने इसको विकसित किया है और बनाया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, नाल बेंगलुरु। यहाँ पे नाल बेंगलुरु को आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? तो वो है आपकी नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, सॉरी लेबोरेटरी बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही आप क्या कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके टेक्नोलॉजी से वर्क किया जाता है, इसलिए आप इसको किसके रूप में जानते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। किसको? तो ये आपका बेंगलुरु शहर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही आंसर होगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित और डिजाइन किया गया है नाल बेंगलुरु के द्वारा। सुपर कंप्यूटर का प्राथमिक रूप से उपयोग किया जाता है इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, डाटा रिट्रीवल ऑप्शंस के लिए, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए या इन सभी के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपके सुपर कंप्यूटर की स्पेसिफिक चीज़ें पूछी गई हैं कि प्राथमिक रूप से किस में किया जाता है। वैसे तो ये तीनों ही आंसर सही है, लेकिन जब आपसे मेन उद्देश्य के लिए पूछा जाएगा कि प्राइमरी इसका यूज क्या है, किस लिए इसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। मैथमेटिकली इंटेंसिव और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए कहाँ पर यूज होता है इसका? तो यहाँ पर जैसे आपकी जो रिसर्च की जाती हैं, आपकी वेदर रिपोर्टिंग की जाती है, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। किसका? सुपर कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा या फिर वर्ड्स डाटा। तो ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में किस प्रकार से जानकारी एकत्रित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। एनालॉग डिजिटल में आपकी डाटा स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग डाटा ट्रांजैक्शन पर ही आपका डिपेंड होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिकली कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिकल। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर 2 सही, नंबर और अल्फ़ाबेटिकली कैरेक्टर। नंबर में आपका कहाँ से कहाँ मेंशन किए जाएंगे? तो 0 से 9 मेंशन किए जाते हैं, जबकि जो अल्फ़ाबेटिकली मेंशन किए जाते हैं वो A to Z किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या फिर जावा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर आपसे नेगेटिव आंसर पूछा गया है कि हार्डवेयर नहीं है।
कंप्यूटर आपका दो भाग से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका एक भाग होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। जब भी आपकी हार्डवेयर की बात की जाएगी तो हार्डवेयर वे पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो, जबकि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें आप टच वगैरह नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा जावा, क्योंकि जावा आपकी लैंग्वेज है, ना कि कोई उपकरण। तो इसलिए आपका यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा आपका हार्डवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा जावा। यदि आप अपने कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किसको अपग्रेड करना होगा? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड या नन ऑफ दीज। ध्यान से क्वेश्चन समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कंप्यूटर की कैपेसिटी और उसके कार्य करने की क्षमता क्या करनी है, आपको अपग्रेड करनी है। तो किसे अपग्रेड करोगे? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा सीपीयू को। सीपीयू को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से इसे जानते हैं। आपका सीपीयू कंपोनेंट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं। सीपीयू को ही आप क्या कहते हैं? कंप्यूटर ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 सीपीयू। निम्न में से क्या सीपीयू का भाग नहीं है? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर इनपुट यूनिट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सीपीयू का भाग नहीं है, तो पहले आप सीपीयू समझ लीजिए सीपीयू में क्या क्या होता है। इसके मेन 3 भाग होते हैं, जिसमें आपका एमयू होता है, मेमोरी यूनिट होता है, सीयू होगा कंट्रोल यूनिट, और नेक्स्ट होगा आपका ईएलयू, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें पूछा गया है कि कौन सा आपका भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा इनपुट यूनिट। कंप्यूटर को दिए गए आदेश को क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है? प्रोसेसर सॉकेट, मेन मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर कैश मेमोरी। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो आदेश या फिर ऑर्डर दिए जाते हैं, कमांड दी जाती हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, क्षमता कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन होगा कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। आंसर सही आंसर होगा आपका 3 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका किसका भाग है? तो ये आपका सीपीयू का भाग है, जो कि आपकी क्या करता है? कैलकुलेशंस करने में आपकी मदद करता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या फिर माइक्रोचिप। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक्चुअली में क्या होता है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखना इस चीज़ का, जिसका आपका रिजल्ट क्या होता है? सीन होता है, जिस पर आप देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2। वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? स्कैनर, इमेज कन्वर्टर, प्रिंटर या फिर रिकॉर्डर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भौतिक छवि को डिजिटल में कौन बदलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस क्या करती है कि इनपुट डिवाइस आपकी इंफॉर्मेशन को टेक इन करती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1 स्कैनर। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल सूचना में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग तथा इमेज को सुधार या बदलाव करने में जैसी बारीक काम करने के लिए किया जाता है? बारकोड रीडर, डिजिटलाइजर, ग्राफिक प्लॉटर या फिर माइक्रोफोन। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग सूचना को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इसका दूसरा काम क्या है? यहाँ पे ड्राइंग और इमेज में भी क्या करता है? आपके बारीक से बदलाव करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 डिजिटाइजर। क्वेटी को मूल रूप से किस के लिए डिजाइन किया गया है?
टाइपिंग की कठिन एवं अक्षम बनाने के लिए, टाइपिंग शुद्धता बढ़ाने के लिए, टाइपिंग को सक्षम बनाने के लिए या फिर टाइपिंग स्पीड को बनाने के लिए। ध्यान से समझना, यहाँ पे जो क्वालिटी है आपका एक कीबोर्ड पैटर्न है जो आपका डिज़ाइन किया गया है। किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट, डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट या लेफ्ट एरो और राइट एरो। ध्यान से समझना, यहाँ पर आपकी स्पेशल टास्क के लिए कुंजियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि इन्हें हम क्या कहते हैं? अन्य कुंजियों के साथ में कीज होती हैं, जो स्पेशल की कहेंगे इनको। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। इसके साथ में आपकी ऑल्ट भी आती है, जिसे हम स्पेशल कुंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। निम्नलिखित में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस, विकल्प 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्टिकल माउस। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लेजर का प्रयोग हो रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि माउस की कौन सी श्रेणी है जो मूवमेंट को पता लगाती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, ऑप्टिकल माउस। ये किस पर बेस्ड है आपकी? तो ये आपके लेजर बीम पर बेस्ड है। MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक केसेस रिकॉग्नाइजेशन या नन ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार आपके यूपीपीसीएस प्री में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। इसका कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है? हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट फुल फॉर्म में ना पूछ कर एक आध इसके जो वर्ड दे रखे हैं, जैसे CR दे रखा है, I दे रखा है, उसका पूर्ण रूप आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका वो होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। कंप्यूटर डिस्प्ले को क्या कहा जाता है? कैथोड रे ट्यूब, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपका जो कंप्यूटर डिस्प्ले है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। इसे कहते हैं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। अगर आपकी हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली आपके शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाए तो वीडियो को क्या कहेंगे? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल को तो बी फॉर मतलब वीडियो डी एन टी VDT। ऐसे ही आपका कैथोड रे ट्यूब है, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। शॉर्ट फॉर्म दे रख के फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसे कहेंगे हम CRT। वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है जिसे अपन कहते हैं VDU। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 2, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन क्या है? विंडो 10, विंडो 11, विंडो XP या विंडो विस्टा। तो यहाँ पे विंडो का आपसे लेटेस्ट वर्जन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, विंडो विस्टा। निम्नलिखित में से टॉगल कीज नहीं है? कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, न्यूमेरिकल लॉक या फिर कंट्रोल। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि टॉगल कीज कौन सी नहीं है? तो आपका कंट्रोल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आपका जो कंट्रोल है वो क्या है? आपकी एक स्पेशल की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही आंसर होगा। क्रिएट हाइपरलिंक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? Ctrl+J, Ctrl+L, Ctrl+K, Ctrl+M। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, Ctrl+K। NTFS का पूर्ण रूप क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू ट्रांसफ़र फाइल सिस्टम, न्यू ट्रांजैक्शन फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि NTFS हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट फुल फॉर्म ना पूछकर इनमें से किसी एक आध वर्ड की पूछ लिए जाए, तो वो भी आपको उसी तरह से भी लर्न करनी है। यहाँ पर जो आंसर होगा आपका 1 होगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU का मतलब क्या होता है? वर्टिकल डायलिसिस यूनिट, वीडियो डायलिसिस यूनिट, वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो मॉनिटर होता है हम उसे VDU भी कहते हैं। अब VDU का मतलब क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा
4 वीडियो डिस्प्ले यूनिट। DPI का क्या दर्शाता है? डॉट पर इंच, डायग्राम पर इंच, डिजिटल पर इंच या फिर डॉट पिक्सल इंक। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका। DPI होता है आपका डॉट पर इंच। जितने आपके अगर मैं क्वालिटी की बात करूं या फिर रेजोल्यूशन की बात करूं, कोई भी जो इमेज होती है आपकी कितने रेजोल्यूशन की है, तो उसमें आपके जितने भी आपके DPI अगर मोर होंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और जितने DPI आपके कम होंगे तो आपकी उतनी ही क्वालिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, बैड होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 डॉट पर इंच। Ctrl+Z का उपयोग कहाँ किया जाता है? चयनित वस्तु को मिटाना, कर्सर को अगले शब्द पर आरंभ ले जाने के लिए, पूर्व में किए गए कार्य को वापस लाना, या फिर कॉपी किए गए वस्तु को पेस्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे Ctrl+Z का प्रयोग किया गया है। Ctrl+Z का प्रयोग करने का मतलब होता है अंडू करना। क्या है आपका? अंडू करना। बाय मिस्टेक आपने क्या किया, यहाँ पे समझो जैसे कुछ भी वर्ड आपने टाइप किया और वो कर दिया आपने डिलीट, और उसको डिलीट किए हुए आपको पार्ट को लेकर आना है, सेक्शन को लेकर आना है, तो आप क्या करेंगे? Ctrl+Z करेंगे। मतलब पूर्व में किए गए कार्य को वापस लाने के लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+Z का। लेकिन अगर आपको रीडू करना है, उसके लिए कौन सी यूनिट होगी आपकी? तो वहाँ पर आप Ctrl+Y, उसे कहते हैं हम रीडू, और ये होती है आपकी अंडू। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर की डैश यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि जो आपके लेटर्स होते हैं, चाहे वो अक्षर हो, न्यूमेरिकल नंबर हो, चाहे वो कोई भी आपका स्पेशल कैरेक्टर हो, वो कितने यूनिक कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है? 8 बाइट्स, 8 किलोबाइट्स, 8 कैरेक्टर्स या 8 बिट। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। ये 8 बिट से मिलकर बना होता है, क्योंकि 8 बिट इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 8 बिट्स इज इक्वल टू आपकी होती है 1 बाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 4। जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को उसे यूज कर रहा होता है, तब उन्हें क्या कहाँ रखा जाता है? यहाँ पर आप इसको चेंज कर लेना, यूज कर रहा होता है वर्ड है यहाँ पे। तो जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है, तब उसे कहाँ रखा जाता है? डिस्क मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर प्रोग्राम मेमोरी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? क्लॉक स्पीड, प्रोसेसिंग टाइम, CPU स्पीड या फिर एक्सेस टाइम। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का? मान के चलिए कि आपने कोई इनपुट दिया और इनपुट के बाद में आपको आउटपुट जो जितनी देर में आता है आपका, उतने समय को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, एक्सेस टाइम। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? फ्लैंज, फ्लैश, फ्यूरी या फिर फ्रेम। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है आपसे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इसकी फुल कंप्लीट फॉर्म भी देख लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे इसे? EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। एक एक फुल फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 2, उसे हम फ्लैश कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस की बात की जा रही है। पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यानी इंटरनल का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर ही स्थापित की जाने वाली, जिसे क्या कर सकते हो आप, इसे रिमूव नहीं कर सकते, ये परमानेंट आपकी लगाई जाती है, या फिर पूरा सिस्टम ही चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 3, हार्ड डिस्क। क्योंकि आपकी जो पेन ड्राइव होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क आपकी CD होती है, इसे भी बाहर से लगाया जाता है, वर्सेटाइल आपकी डिस्क भी इसे क्या है बाहर से ही
लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 3 हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ऑलरेडी CPU में एंटर की जाती है, ऑलरेडी उसमें लगी होती है। CDRW का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट ड्रम रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका एक मेमोरी है जिसे हम CDRW कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। जैसे मान के चलिए इसका क्या है कि आपने कोई भी स्मृति को डिलीट कर दिया तो उसे आप रीराइट कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। DVD का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वैल्यू डिस्क, डुअल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डायरेक्ट वर्सेटाइल डिस्क। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि DVD का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका दो सही आंसर होगा डिजिटल वैल्यू डिस्क। ये लगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 डिजिटल वैल्यू डिस्क। 1968 में फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया। चार्ल्स बेबेज, हरमन हेलोरेथ, ब्लेज पास्कल या फिर ग्राहम बेल। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर आपकी एक कंप्यूटर लैंग्वेज का नामकरण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3 ब्लेज पास्कल। पास्कल क्या है? आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है। जबकि चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसी तरह से आपके ग्राहम बेल क्या हैं? तो ये आपकी डिस्कवरी ऑफ किसकी की थी? इन्होंने फ़ोन की डिस्कवरी की है, इसको भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 3 ब्लेज पास्कल संबंधित है कंप्यूटर भाषा से। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, अर्थात क्या है आपका गलत है? तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाने हैं। क्या समझ लीजिए, यहाँ पे उलझन पूर्ण समस्याओं का समाधान यानी आपके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसकी क्रिया क्या है? गति बहुत तेज है, बिल्कुल हाई एफिशिएंसी होती है। स्मृति संग्रह क्षमता है, बिल्कुल ठीक है, टेराबाइट तक होती है। इसकी उच्च सामान्य ज्ञान के कारण उपयुक्त निर्देशों को स्फूर्ति को यह स्वयं सुधार सकता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपना स्वयं किसी में भी करेक्शन नहीं कर सकता। कंप्यूटर मात्र वही कार्य करता है जिसे उसके लिए बनाया गया है, फिर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? आपकी बेंगलुरु में स्थित है। इसे ही हम क्या कहते हैं? भारत का IIT हब भी कहते हैं, IT हब भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है। कहाँ की राजधानी है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, देहरादून, श्रीहरिकोटा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका IIRS है आपका, इसे शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर लेना, क्योंकि ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। IIRS कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा देहरादून। देहरादून कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। टैबुलेटर, जिसका उपयोग सांख्यिकी सूचनाओं को संसाधित करने के लिए कार्ड को पंच करने में किया जाता है, का आविष्कार किसने किया है? इनडायरेक्टली आपसे यही पूछा गया है कि टैबुलेटर का आविष्कार किसने किया है। अगर इतना शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन अगर आपसे आता है तब भी आप उसको आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टैबुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? सांख्यिकी सूचनाओं को संसाधित करने के लिए। एलियन ट्यूरिंग, हरमन हेलोरेथ, मैरी हेनरी या फिर एडा लवलेस। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। एलियन ट्यूरिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। यूनिवेक और एनियाक कंप्यूटर उदाहरण हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के या फिर चौथी पीढ़ी के। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, आपका यूनिवेक और एनिवेक कंप्यूटर हैं किसकी पीढ़ी के हैं? प्रथम पीढ़ी के हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। कंप्यूटर्स के लिए चिप्स किस
पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन, क्रोमियम, शीशा या फिर सोना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं, माइक्रो चिप होती हैं, उनमें जो किस मेटल की बनी होती हैं? ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या है? आपका एक सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे एक, सिलिकॉन। सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रुचि का विभव? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी में पूछा भी गया है। सिलिकॉन डायोड का रुचि का विभव जो कितना होता है? 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 1 वोल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1.7 वोल्ट होता है। जबकि 0.3 वोल्ट किसका होगा? ये आपके जर्मेनियम का होता है। किसका होगा? जर्मेनियम का होगा। यहाँ पर आंसर सही आंसर होगा आपका 0.7 वोल्ट आपके सिलिकॉन डायोड का रुचि का विभव होता है। उन्नत तकनीकी है जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटर आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी। ध्यान रखना, जब भी आपकी एआई की बात की जाएगी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की जाएगी, क्वांटम कंप्यूटर की बात की जाएगी, तो ये सभी किस पीढ़ी के हैं? आज की जनरेशन के हैं, पांचवी पीढ़ी जो कंटिन्यूस है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। मिनी कंप्यूटर बहुउपयोगी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। मिनी कंप्यूटर मध्य साइज के कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड में फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो मिनी कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर से कम होती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मिनी कंप्यूटर मध्य साइज के होते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका। मिनी कंप्यूटर बहुउपयोगी होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको मल्टी टाइम आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला गलत होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, बिल्कुल नहीं है, ये उससे कई ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक। किस प्रकार के कंप्यूटर को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर? यहाँ पर जो आज के समय कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या आते हैं? जो आप टैबलेट यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। जबकि आप जो लैपटॉप यानी पीसी जिसे अमन कहते हैं, उसे वो भी आपका माइक्रो कंप्यूटर का ही भाग है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। माइक्रो कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है आज के समय में। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है? परम 10,000, J8, एनिया 3 या फिर फ्रंटियर? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा फ्रंटियर। फ्रंटियर कहाँ का है? तो ये आपके यूएसए का एक सुपर कंप्यूटर है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम विवेक की क्षमता कितनी है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। भारत में सुपर कंप्यूटर को किस मिशन के अंतर्गत बनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत बनाए जाते हैं। उनमें से एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? परम प्रवेग। यहाँ पर उसकी क्षमता पूछी गई है 4.3 पेटाफ्लॉप्स, 3.3 पेटाफ्लॉप्स, 2 पेटाफ्लॉप्स या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, 3.3 पेटाफ्लॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाई2 के कंप्यूटर, घटिया, यूरिक एसिड, ध्वनि प्रदूषण, डेसिमल, परम 10,000, पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा परम 10,000, क्योंकि ये आपकी कोई मिसाइल नहीं है, जबकि इंडियन सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। किसी कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य के प्रारंभ तथा समाप्त होने पर त्योदक बाधक होते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे बोला गया जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस समय बाधा डालते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं,
और जब आपका कार्य समाप्त होता है या प्रारंभ होता है उस समय आपके डिस्टर्बेंस करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वायरस, वर्म, त्रुटि या फिर व्यवधान। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा व्यवधान। व्यवधानों को आप इंग्लिश में भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपके हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं हमें समझ में नहीं आते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरप्ट करना। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से कंप्यूटर से जुड़े किसी व्यक्ति ने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कई बार रिपीट हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वह कौन व्यक्ति है जिसने कौन सी बुक लिखी है? बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है। स्टीव पॉल जॉब्स, एन नारायण मूर्ति, थॉमसन जॉन वॉटसन जूनियर या फिर बिल गेट्स। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, बिल गेट्स ने इसको लिखा है। बिल गेट्स कौन है? तो बिल गेट्स आपके जो माइक्रोसॉफ्ट है इन्हीं की कंपनी है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था उसे क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिफरेंशियल कंप्यूटर या फिर कॉलोसिस। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या कहा गया है? द्वितीय विश्व युद्ध में इसका यूज किया गया था क्या लिखने के लिए? जो जर्मन ने गूढ़ लेख दिखा था, मतलब जो इनक्रिप्शंस था, जो आपके लेटर्स भेजे जाते हैं उनको डिकोड किया गया था, पढ़ने के लिए प्रयोग किया गया था, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा कॉलोसस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही आंसर होगा। ई कॉमर्स क्या है? कंप्यूटर उत्पाद को खरीदना और बेचना, वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना और बेचना जो दुकानों पर उपलब्ध न हो, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं को खरीदना बेचना, या फिर इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस को प्रदान करना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पे ई कॉमर्स के बारे में पूछा गया जिसे हम इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। इंटरनेट की सहायता से क्या करते हो? उत्पाद सर्विस खरीदते और बेच देते हो। मतलब क्या हुआ? जैसे आप जो अमेज़ोन पर आप ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट पर जो ऑर्डर करते हैं आपका, इसी प्रकार से आप खाना जो ऑर्डर करते हैं ज़ोमैटो पर, तो आपको सर्विस और प्रोडक्ट वगैरह को जो बेचते हैं खरीदते हैं वो सब क्या कहलाता है? आपका ई कॉमर्स कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स कहलाता है, वाणिज्य से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? यूथसेट, इंटेलसेट, एस्ट्रोसेट या फिर ओशियन सेट। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर बोला गया है कि जो एक सैटेलाइट है जो सर्विस प्रदाता है, मतलब क्या है कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। यूथसेट ही आपका एक सर्विस प्रोवाइड कराने वाला क्या है? सैटेलाइट है, जिसे हम हिंदी में उपग्रह कहते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ध्यान से समझना, हार्डवेयर यहाँ पे नहीं है पूछा गया है क्वेश्चन में। प्रिंटर, माउस, मॉनिटर या फिर एक्सेल। तो हार्डवेयर कौन होते हैं? यानी कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम टच कर सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जबकि जो टच नहीं होते हैं, यानी जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ सेट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आपका हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा एक्सेल, क्योंकि एक्सेल क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके यूज किया जाता है किसके लिए? कैलकुलेशंस वगैरह के लिए यूज किया जाता है, आपका टेबल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, रिजल्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, और मोस्टली इसका जो यूज होता है एक्सेल का वो बैंकिंग पर्पज़ में सबसे ज़्यादा किया जाता है। जबकि प्रिंटर, माउस, मॉनिटर क्या हैं? आपके हार्डवेयर हैं जिन्हें आप टच वगैरह कर सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4 एक्सेल। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है? पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2 और 3, पेंटियम 2 या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपके उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। एकल चिप पर सीपीयू को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सॉलिड स्टेट युक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो एकल यानी जो सिंगल चिप सीपीयू होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन
में समा सके इसे क्या कहा जाता है? टच ऑन द चिप, मेमोरी ऑन द चिप, प्रोसेसर ऑन द चिप या सिस्टम ऑन द चिप। क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझना कंपलसरी है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? सीपीयू। उसके विभिन्न घटकों को एक छोटे से फॉर्म में एक जगह क्या किया जाता है? एकत्रित मतलब है आपका एम्बेडेड किया जाता है स्मार्टफोन में लगाने के लिए। तो ऐसे एम्बेडेड सीपीयू को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा सिस्टम ऑन द चिप, यानी जो आपका सिस्टम होता है वो एकमात्र चिप में ही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही आंसर होगा। प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पीसीआई बस, मल्टीपल बस, एसआई बस या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या है? आपका कनेक्टिविटी बढ़ानी है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा आपका पीसीआई बस का प्रयोग किया जाता है। सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं? यहाँ पे देख लीजिए एक बार क्योंकि सीपीयू इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कॉन्टेक्ट है आपका। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं क्योंकि कंटेंट आपका मिनिमाइज से मैक्सिमाइज करना है आपका। तो सीपीयू में कौन कौन से घटक होंगे? तो एक तो आपका मेमोरी यूनिट होता है जिसमें रैम और रोम होती है। दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट होता है जो कि पूरे सिस्टम को ही कंट्रोल करता है। तीसरा आपका एएलयू होता है जिसमें आपकी जो गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करता है। अब देख लीजिए अपना आंसर कौन सा सही आंसर होगा। मॉनिटर, प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस, फ्लॉपी पेन ड्राइव, कन्वर्ट, एक्सटर्नलाइज डिवाइस, कीबोर्ड, माउस जैसे इनपुट डिवाइसेस या फिर कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर के कौन कौन से घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4 कंट्रोल यूनिट और एएलयू। इसके साथ में आप एमयू को भी ऐड कर सकते हैं यानी मेमोरी यूनिट। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, एक सही आंसर होगा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोटेक्टर, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस या फिर प्रोग्राम। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा प्रोसेसर। प्रोसेसर को ही अपन क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ही अपन क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आपका कंप्यूटर का ब्रेन। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन व संचालन तथा समन्वय का कार्य करता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर जो वर्डिंग दे रखी है वो आपकी हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज करती है, लेकिन आप इंग्लिश में इन वर्डों को समझ लीजिए। प्रबंधन का मतलब होता है यहाँ पे मैनेजमेंट, दूसरा है संचालन कंट्रोलर, और आपका जो समन्वय है वो क्या है आपका कोऑर्डिनेशन। इन तीनों चीज़ों को कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट या फिर अर्थमेटिक यूनिट। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? सीयू कहते हैं। और सीयू आपका किसका भाग होता है? सीपीयू का भाग होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 1। डाटा की मात्रा को सीपीयू मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में ट्रांसमिट करता है। डाटा बिट, बस बिट, कैपेसिटी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि डाटा की मात्रा सीपीयू मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय पर ट्रांजिस्ट करता है। वह कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा वर्ड्स विथ। कंप्यूटर में गणनाई करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर टास्क। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गणनाई यानी क्या है? कैलकुलेशन से संबंधित है। तो वो कौन सा अवयव आपका उत्तरदायी होगा कंप्यूटर का? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे अपन एएलयू कहते हैं। एएलयू किसका भाग है? आपका सीपीयू का भाग है। ये आप ध्यान रखेंगे किसके लिए वर्क किया जाता है? गणनाओं के लिए, कैलकुलेशंस के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। विभिन्न उपकरणों में
डाटा ट्रांसफ़र गति में अंतर को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मल्टीपल बसेस, बफर रजिस्टर्स, स्पीड चेंजिंग सर्किट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपकरणों में डाटा ट्रांसफ़र गति में अंतर, यानी जो आपका डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें जो आपकी टाइमिंग ड्यूरेशन होती है अलग अलग होती है, उसको एक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, बफर रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। स्मार्ट कार्ड में सूचना भंडारण के लिए लगा होता है माइक्रोचिप, डंप कार्ड या फिर मेमोरी। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, स्मार्ट कार्ड में सूचना भंडारण का मतलब है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। क्या करना है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। और आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ होगी? स्टोरेज में होगी। और स्टोरेज कहाँ होता है? आपका मेमोरी में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, सॉरी, माइक्रोचिप। MMU का विस्तार क्या है? मशीन मेमोरी यूनिट, मैन मेमोरी यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या फिर मिशन मैनेजमेंट यूनिट। यहाँ पर आपसे MMU की विस्तार रूप पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। रीड ओनली मेमोरी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि रोम का कौन सा प्रकार नहीं है? प्रोम, SRAM, EPROM या फिर एरोम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 2, SRAM, क्योंकि ये स्टैटिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी का भाग है, ना कि रोम का। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 2, 3 या फिर 5। तो जो आपकी मेमोरी है उसको कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 भागों में बांटा गया है, जिसे अपन क्या कहते हैं? टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी, या फिर आपकी वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, या फिर परमानेंट और टेम्परेरी। किसी भी तरह से इसको डिवाइड कर लीजिए, ओनली ये 2 भागों में बांटी गई है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। डायनेमिक रैम किस प्रकार की मेमोरी है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है डायनेमिक रैम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, अस्थायी प्राथमिक स्मृति, आंतरिक मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपकी रैम है वो भी क्या है? आपकी डायनेमिक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? DRAM कहते हैं, डायनेमिक रैम मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि ये डायनामिक है तो क्या होगी? अस्थायी होगी, आपकी टेम्परेरी होगी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? प्राइमरी मेमोरी, गॉड मेमोरी, सहायक मेमोरी या फिर तृतीय मेमोरी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, CPU के द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा को कौन स्टोर करता है? आपकी प्राइमरी मेमोरी करती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओपन मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, रीड ओनली मेमोरी। इसी प्रकार आपसे रैम का भी पूछा जाता है। तो रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। कैश मेमोरी डाटा को स्थायी उपयोग के लिए स्टोर करती है। कैश मेमोरी ऑन प्रोग्राम को रखती है जिसे हम कम समय में चलाया जा सकता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि स्टेटमेंट कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। कैश मेमोरी डाटा को परमानेंटली उपयोग नहीं करती है, ये क्या है? अनपरमानेंट होती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततम, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह का रूप क्या है? मैन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, डिस्क या फिर कैश। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जो आपकी हिंदी वर्डिंग दे रखी है उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर द्रुततम का मतलब होता है फास्ट, बहुत तेज वाली है।
अपेक्षाकृत छोटा होता है, मतलब इसका जो साइज होगा काफ़ी स्मॉल होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम में व्यवस्थित होती है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, कैश मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से भी सांकेतिक होती है। यहाँ पे देखिए टोटली आपसे ये पूछा गया है, जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट होती है उसमें कौन कौन सी मेमोरीज इंक्लूड की जाती हैं। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, दोनों इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी, इनमें से कोई नहीं, इंटरनल और स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, दोनों इंटरनल स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी। निम्न में से कौन सी विशेष रूप से अनुक्रमिक एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है? मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या फिर डीवीडी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अनुक्रमिक का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से। एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कौन सी है आपकी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, मैग्नेटिक टेप। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूएसबी कई तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यूएसबी से। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफाइड सीरियल बस, यूनिवर्सल सेट ऑफ बस या फिर अनआइडेंटिफाइड सीरियल बस। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, एक यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूर्ण रूप है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है यूएसबी का? तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी-रोम या फिर फ्लॉपी डिस्क। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें सिस्टम यूनिट का भाग है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा सीपीयू। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक पेरिफेरल नहीं है। पेरिफेरल का मतलब समझ लीजिए, जिससे कि आप इजीली समझ सकें। हिंदी में इसको समानांतर कहते हैं, यानी ऐसे डिवाइसेस जो आपके लैपटॉप जो होता है अलग से उसमें अटैच किए जाते हैं, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड है, इसको कनेक्ट किया जाता है, माउस को कनेक्ट किया जाता है, मॉनिटर और मदरबोर्ड, यानी इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके ही आपका कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है। जबकि जो मदरबोर्ड होता है उसमें ऑलरेडी क्या होगा, इम्बेडेड होगा, जिसे हम आपका क्या कहते हैं, इंटरनल सर्किट कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? नेटवर्क कार्ड, मॉडेम, ऑडियो कार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बोला गया है आपसे, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है और कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसे इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे निम्नलिखित में से स्थित होते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रणाली यूनिट या फिर स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर क्या है कि वे कंपोनेंट जो आंकड़ों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, संसाधित करते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, प्रणाली यूनिट में। कंप्यूटर में जहां एक्सेसरीज जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट, रिंग, बस या फिर जेब। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर जहाँ पर एक्सेसरीज आपकी जुड़ती हैं, एक्सेसरीज से मतलब क्या हुआ, जैसे आपका माउस को ऐड करना है, कीबोर्ड को ऐड करना है आपका, या फिर मैं कहूँ बात करूँ तो हेडफोन आपको यूज़ करना है या फिर ऐड करना है, तो उनको ऐड करने वाले जो पोर्ट होता है या फिर सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई या फिर स्टोर मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे जो एसएमपीएस होता है उसकी फुल फॉर्म होगी आपकी स्विच मोड पावर सप्लाई। MUD का पूर्ण रूप है मल्टी नेटवर्क डायमेंशंस, मल्टी यूजर डायरेक्शंस, मल्टी यूजर डायमेंशंस या फिर मल्टी डायरेक्शन यूजर। तो MUD का आपका पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3 सही आंसर होगा, मल्टी यूजर डायमेंशन। कंप्यूटर के वे सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, CD या फिर BIOS। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना।
आपसे बोला गया जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं वैसे ही आपके जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन उनको डिटेक्ट कौन करता है, जांच कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा आपका BIOS, जिसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये आपके क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। कौन सी डिवाइस है जो जानकारी इंटर करती है और कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करती है। जब भी आपकी जानकारी को इंफॉर्मेशन को एंटर करने की बात की जाएगी तो एक ही दिमाग में आंसर आना चाहिए, वो कौन होगी, आपकी इनपुट डिवाइस होगी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं जिसका हम आज के समय यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा है वो है कीबोर्ड, दूसरा है आपका माउस। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या फिर बारकोड रीडर। यहाँ पे ध्यान से समझना, क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा प्लॉटर। मानक विंडो की कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताइए। 12, 11, 13 या फिर 10। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो कुंजी पटल है, क्या है, विंडो की कुंजी पटल में कुंजियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर कुंजी पटल का मतलब आपसे डायरेक्टली पूछा गया है जो आपकी फंक्शनल कीज होती हैं वो कितनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। फंक्शनल कीज की संख्या होती है वो कितनी होगी, 12 होगी, जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 1। कीबोर्ड किसने विशिष्ट कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। यानी वे कीबोर्ड, यानी क्या है आपकी कीबोर्ड या फिर की कहिए, जिसमें आपके स्पेशल कार्यों या प्रोग्राम के लिए आपकी प्रयोग किए जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। फंक्शनल कीज, शिफ्ट कीज, एरो कीज या इनमें से कोई नहीं, तो इन्हें हम कहते हैं फंक्शन की। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, जिसकी संख्या कितनी होगी, F1 से लेकर F12 तक होती है। टोटल होंगी आपकी 12। ये स्पेसिफिक वर्क के लिए ही यूज की जाती हैं। निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो या फिर मेमोरी या फिर कीबोर्ड। यहाँ पे देखिए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। जब भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो जिसमें आपके क्या आते हैं, जैसे आपके सॉन्ग्स हो गए, मूवी वगैरह हो गई, पिक्चर्स वगैरह हो गए, ये सभी मल्टीमीडिया में आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपसे हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, मेमोरी और कीबोर्ड। क्योंकि ये किसका हिस्सा है, आपके एक हार्डवेयर का हिस्सा है, कहाँ पर, कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। चयनित पाठक को कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+K, Ctrl+J। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, Ctrl+C। जबकि Ctrl+V किसके लिए की जाती है, तो ये आपकी की जाती है पेस्ट के लिए। Ctrl+J किसके लिए की जाएगी, तो ये की जाएगी आपकी जस्टिफाई के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, Ctrl+C। माउस को दो मानक बटनों के बीच एक व्हील होता है। यहाँ पे इसको वर्ड को चेंज कर लेना, क्या है आपका यहाँ पे व्हील होता है, उसका क्या उपयोग किया जाता है। वेब पेजों पर क्लिक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए या फिर सिलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए। आपका जो माउस में व्हील होता है उसका क्या प्रयोग किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसी बैंकिंग उद्योग एवं चेकों की व्यापक मात्रा की तीव्र प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बारकोड रीडर, OCR, MICR या फिर OMR। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके बैंकिंग चेक्स आते हैं उसमें मेटल के द्वारा कुछ कोड लिखा होता है, उस कोड को हम क्या कहते हैं। तो आप जब भी देखेंगे एक चेक ले लेना, उस पर आपकी कोडिंग लिखी होती है, वो होती है आपकी MICR। MICR क्या है आपका,
माइक्रो इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सॉरी, यहाँ पे आपका माइक्रो नहीं है, ये आपका मैग्नेटिक होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसका हम प्रयोग करते हैं आपके चेक्स पर, जो कि आपके बैंकों के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? कोड, प्राइसेस, बारकोड या फिर स्कैनर। जब भी आप मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल करने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उसमें एक लाइन पैटर्न होता है जिसमें आपके ब्लैक कलर की लाइन और गैप्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे बारकोड। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके HDMI की पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर होगा। HDMI का जो फुल फॉर्म है हाई डिस्प्ले मल्टीमीडिया इंटरफेस। सॉरी, 3 सही होगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? आइकॉन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि जो प्रोग्राम है और अनुदेश हैं, इंस्ट्रक्शन है और प्रोग्राम्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर। CAS का पूर्ण रूप क्या होता है? कंडीशनल ऑडियो सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंप्लीट ऑडियो सिस्टम या फिर कंप्लीट एक्सेस सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। CAS का जो फुल फॉर्म होगा कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होगा। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार से कंप्यूटर अफेयर्स के या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लगभग हमारे चैनल पर आपको 4 मैराथन या 4 क्लास अवेलेबल होंगे, जिसके आपके इम्पोर्टेंट स्पेशली BPO के लिए ही आपका लगभग 4 से 500 क्वेश्चंस मेंशन किए जाएंगे, जिसके कि आपका इजीली रिवीजन हो सके। आपका जो एग्ज़ाम है 27 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाना है। आपके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आपको पंचायत से रिलेटेड UP स्पेशल एंड करंट अफेयर्स और प्लस बजट, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर UPSSC जो प्लेलिस्ट दे रखी है आपकी, UPSSC स्पेशल फॉर BPO, वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर लगभग आपकी 11 से 12 आपकी मैराथन अवेलेबल हैं आपके लिए, जहाँ पर आपके UP स्पेशल, पंचायत, ग्रामीण योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके अवेलेबल हैं। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर टुडे।